देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जैसे ही ये खबर सामने आई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक किया है, वहीं वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेसर सामने आ गई। कहती हैं कौमी असेंबली कब तहलील होगी, अभी किसी तारीख पर हतमी फैसला नहीं हुआ। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी जानिब जहां पर सियासी मंजरनामे में ये सूरत हाल है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि अगेन एक तरफ जो डॉलर का मामला है उसका रेट भी बढ़ रहा है, और इसके अलावा जी देखा जाए अगर सोने का तो वो भी रेट बढ़ा है। यानी कि माशी सूरत हाल पे जहां पर एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को $100 मिलियन रोल ओवर कर दिए हैं और दोस्त ममालिक की मुआवनत से माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, वहीं पर सवाल ये है कि मुल्क की मईशत के जो उतार चढ़ाव हैं वो क्यों तेजी से जा रहे हैं, उसमें ठहराव कब आएगा, ये बहुत अहम सवाल है। दूसरी जानिब कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम हुई और इसके ऊपर हमने बात भी की थी, और आज ही हमने देखा कि कल दहशतगर्दी के हवाले से उसमें बात की गई और उसमें जिक्र किया गया है दहशतगर्दों का, उनके ठिकानों के हवाले से और उनकी पनागाहों के हवाले से जी। और आज ये अफसोसनाक वाक़या होता है कि पेशावर के इलाके हयाताबाद में FC पर खुदकुश हमला होता है। ना सिर्फ खुदकुश हमला होता है बल्कि SP कैंट वकास रफीक ने खुदकुश धमाके की तस्दीक भी की उसके बाद, और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब ये खुदकुश हमला होता है जिसमें 10 अफराद के जो जख्मी होने की इत्तलात हैं अब तक, और ये हयाताबाद फेज 6 है जिसमें ये धमाका हुआ। और बड़ा अफसोसनाक है ये वाक़या, क्योंकि अगेन टेररिज्म के हवाले से जी हमारे पास बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं और उनको देखना बहुत लाजिम व मलजूम है, क्योंकि कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद तो जी बड़ा इम्पोर्टेंट सिनारियो भी सामने आ गया है कि जी ये हमारे पास इस वक्त बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसको हमने, और बहुत सारे एरियाज़ पे ये कंसर्न्स हैं जिसको हमने एड्रेस करना है वेरी एमिकेबली। दूसरी जानिब जी वज़ीर ख़जाना साहब ने क्रेडिट दिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मैनेजमेंट की वजह से कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, इज़ागरा साहब कहते हैं, वरना मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता था। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और अभी भी मईशत की जो सूरत हाल है उसमें कितना बेहतरी आने में टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने जैसे कि आगाज़ में भी बताया अप एंड डाउन हो रही है जी, चाहे स्टॉक एक्सचेंज के में आप देखें तेज़ी या उसका रुझान हो कमी का, या फिर आप ये देखें कि जी दूसरी जानिब अगर डॉलर के रेट्स को कंपेयर करें तो वो भी कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे आ रहे, एक स्टेबल सिचुएशन इशारे जो है वो नहीं मिल रहा है उस हिसाब से जिस तरह से थे। और इसके ना सिर्फ स्टेबल इशारे बल्कि गोल्ड का रेट हो चाहे दीगर रेट हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जानब आज कोर्ट्स की बात करें तो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल केस में फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद हो गई। और मैं आपसे कुछ देर पहले देख रही थी जी फ़रतुल्लाह बाबर साहब से एक निजी टीवी चैनल के एंकर जी बात करने की कोशिश भी कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी तो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करती है और इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं। सो ही वाज नॉट गिविंग एन आंसर ऑन इट प्रॉपरली, लेकिन ये कि जी सुप्रीम कोर्ट में तो जी ये इस्तदा मुस्तरद हो गई है, हुकूमती इस्तदा जी थी। तो अब ये और कहा उसमें यही जा रहा है कि शहरियों का फौजी ट्रायल आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का भी कहना है, आबिद जुबैरी साहब का। वेल इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, बड़े इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने का मामला भी है। सबसे पहले मेरे साथ जी मौजूद है चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, MNA है मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ मौजूद हैं अख्वानज़ादा चटान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से CC के रहनुमा है मरकज़ी। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। फिर मुझे मईशत के हवाले से मुज़म्मिल असलम भी ज्वाइन करेंगे, और जी जो आज वाक़या हुआ है धमाके का, इस पर हम
एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार दिफाई तज्ज़िया कार से भी। बट फॉर राइट नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स नूरुल हसन तनवीर साहब एंड अखवंज़ादा चट्टान साहब। आप दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक खबर आती है ज़राए से और ये कहा जाता है, और वो खबर उस वक्त से गर्दिश में थी जिस दिन मुलाकात होती है। पहले दुबई की बैठक है, फिर अभी रिसेंट मुलाकात 3 दिन पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की होती है, और उसके बाद ही खबर आती है कि जी कंसेंसस बिल्ड हो गया है, इत्तेफाक राय हो गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। इनफैक्ट इसके आगे की भी खबर हमें मिलती है ज़राए से कि जी सिंध हुकूमत की भी जो है वो फाइनलाइजेशन हो गई है डेट, और सिंध असम्बली जो है वो भी जो है कर दी जाएगी 8 अगस्त को ही तहलील। तो ये खबरें आ ही रही थी कि इना मीन वाइल मरियम औरंगजेब साहब प्रेसर करती हैं और कहती हैं कि नहीं, पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरे से तारीख का फैसला होगा। सो वेयर इज द कंफ्यूजन प्रिवेलिंग, और क्या वाकई अभी तक जो 2 बड़ों की बैठक हुई जिसके बाद इवन दोस्त शाह महमूद कुरैशी साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि जी हमसे तो मुशावरत नहीं किया है, तो क्या हो क्या रहा है? आप तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आपको तो इनसाइट्स का भी पता है, क्या खबर है? देखें, बात यह है कि जब से ये मीडिया हाउसेस बने हैं, आप लोग बहुत सारे टीवी चैनल्स जो है ना वो मौजूद हैं, तो आप लोग चाहते ये हैं कि भी कोई मुशावरत जो है ना उसमें भी आपको बताया जाए और कौम को बता दिया जाए क्या हो रहा है। भाई इसके लिए थोड़ा सा जो होमवर्क है वो तो करना पड़ेगा ना। उस होमवर्क को लेके हम आगे चलेंगे, और जो जब ये फाइनल हो जाएगा तब ये डेट जो है ना अनाउंस कर दी जाएगी। और अभी बिल्कुल जैसे मरियम साहबा ने कहा है, तो मैं उनकी तईद में कहूँगा कि बिल्कुल वो सही कह रही हैं कि अभी तो देखें सारी जमातें जो हैं, बड़ी तीन जमातों ने इत्तेफाक करना है और डेट के ऊपर, बाकियों ने जो है उनकी बात माननी है, उनको इत्मीनान में लेना है, और इत्मीनान में लेके आपने फिर अनाउंसमेंट कर देनी है। जिस दिन अनाउंसमेंट कर देनी है उस दिन तक हमें थोड़ा सा सब्र दिखाना होगा कि ठीक है हमें काम करने दिया जाए, और जब फाइनल हो जाएगा तो वो इसमें डेफिनेटली अवाम को भी बताया जाएगा और मीडिया हाउसेस को भी बताया जाएगा, आप सबको भी बताया जाएगा। तो इस वक्त जो, क्योंकि जब आप 4 जमातें या 4 लोग बैठते हैं तो मुख्तलिफ जो ओपिनियन होते हैं वो डिस्कशन के लिए होता है, और उसके बाद आप नतीजे पे पहुंचते हैं तो फिर वो नतीजा जो है वो आप वो न्यूज होती है। तो वो होने दें इंशाअल्लाह ताला। देखें 8 अगस्त होगी या 9 या 10 हो जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जैसे ही फाइनल होता है तो आवाम को भी और आपको सबको बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया है। मैं जब मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी जाऊंगी, मेरी नुमाशियात है। मुजम्मिल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल, हम देख रहे हैं कि IMF से बेल आउट पैकेज होता है और फिर कुछ बेहतरी की खबर हमें थोड़ी सी ब्रीथिंग एयर मिलती है। अब अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि ये भी हो गया, डॉलर भी कम जा रहा, सोने के रेट भी गिर रहा है, सब कुछ हो रहा था। बट अभी आज की खबर है, वज़ीर आज़म बताते भी हैं कि जी चीन ने पाकिस्तान को $600 मिलियन रोल ओवर भी कर दिए हैं। एंड हम देख रहे हैं कि UAE भी हेल्प आउट कर रहा है, दोस्त ममालिक बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है। तो इस सिचुएशन के बावजूद आज की जो खबर है वो गैन के कल से जो आ रही है कि डॉलर का रेट फिर बढ़ रहा है, जो ओवरऑल जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रेशर है, स्पेशली जो बिलों के मामले में बिजली के जो साथ हुआ है वो भी हमने देखना है, वो जो हमारे पास एक क्राइसिस एनर्जी के हवाले से है। तो और फिर ये डॉलर और फिर सोना फिर बढ़ना शुरू हो गया, स्टॉक आपके सामने। तो क्या सिचुएशन है, किधर जा रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं वो बेचारे इस वक्त आखिरी 15-20 दिन में जो उन्होंने 15 महीनों में जो अपनी और अपनी इत्तेहादियों की जिसे कहते हैं लुटिया डुबोई है उसको जो है बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है वो डिसइंफॉर्मेशन में कहूँगा फैला रहे हैं। उन्होंने जो है सबसे पहले कहा कि
पाकिस्तान की जो है वो जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछी हुई थी, वो हमने हटा दी और अब पाकिस्तान तरक्की कर। मुझे बताएं कि किस चीज में तरक्की हो रही है? कारखाने बंद है, अभी मई का नंबर आया है, 11% जो है मनफी ग्रोथ है। IMF ने कहा कि 0.3% जो इन्होंने ग्रोथ बोली वो भी जो बोलने के लायक नहीं थी, वो भी झूठ है, वो मनफी 0.5 है। अभी परसों बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। बिजली की कीमतें जो हैं वैसे तो 7 रुपए यूनिट कहने को 33% है, लेकिन ये 50% से ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो पीक आवर्स की यूनिट है वो 34 रुपीज से 50 रुपए कर दिया। आप सनतकारों से बात तो करें, तो वो बेचारे आजकल वो रोजाना जो है, अब ये बता रहे हैं जी चीन ने $600 मिलियन रोल ओवर कर दिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपने चीन को $600 मिलियन कर्ज देना था, आपके पास देने के लिए वो था नहीं। उन्होंने 1 साल के लिए उसकी तारीख आगे कर दी। ना आपके वो खजाने में पैसे आए हैं, ना वो आपके इस्तेमाल में पैसे। और अभी आपके थोड़ी देर पहले, ये फोन से पहले, IMF ने अपना तफसीली डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने क्या क्या चीजें मानी हैं और क्या क्या आवाम के साथ होना है आइंदा 9 महीने में, उसकी तफसीलात अभी थोड़ी देर में लोग देना शुरू कर देंगे। मैं बाहर हूँ, वरना मैं भी आपको बताता कि आवाम के लिए मजीद तोहफे क्या जो है शामिल कर रहे हैं। अब आप देखें रुपए की वो उस दिन 10-12 रुपए गिरा, कितना जिससे कहते हैं ना, सारे उछल उछल के बता रहे थे। देखें जी पाकिस्तान में तरक्की शुरू हो गई। पहले तो 180 का डॉलर था, वो 290 ले गए, फिर 290 से जो है वो 10-12 रुपए नीचे आ गया, तो आज वो वापस वहीं पे आ गया। 283 में इंटरबैंक में था और ओपन मार्केट में 290 क्रॉस कर चुका है। शरह सूद जो है 23% पे चला गया। तो क्या चीज सस्ती हुई है, मुझे ये तो बताएं। पेट्रोल जो है, जो इन्होंने 7 रुपए नीचे किया, वो कल उसका भी राज खुल गया। वो जो ऑयल कमेटी, ऑयल एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने कहा इसाकदार साहब ने जो है धोखे से जो है ये कीमत नीचे की है, ये 12 रुपए बढ़नी चाहिए डीजल की कीमत, इन्होंने 7 रुपए कम कर दी, तो वो भी 1 तारीख को जो है आ जाएगी। तो अभी आप जो बात कर रही थी कि वो जो है इलेक्शन की तारीख कब आ रही है, बिल्कुल सही बोला आपके जो मेहमान ने कि वो 7 को आए, 8 को आए, 9 को आए। बात ये है कि अब दिन कितने रह गए हैं। और मैं तो समझता हूँ पहला तो सवाल ये है कि ये भी एक, जिसे कहते हैं ना, फरेब है। पहले ये कहते थे कि जी इन्होंने पहले तहलील कर दी असेंबली और जो है ना आइन के साथ वो कर दी, पता नहीं आइन शिकनी बोलते थे, क्या क्या बोलते थे। तो आपको 13 तारीख तक किसने बोला कि आप रुकें? 60 दिन में इंतखाबात कराते हुए आपको क्या वो हो रहा, मसला हो रहा है? आप जो है उस तरफ बात ही नहीं कर रहे, दूसरों को जो है इल्जाम लगाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई मईशत की चीज इनके काबू में नहीं आ रही। और मुझे तो शक है, शायद ये ट्रू भी हो जाए कि ये 30 जुलाई से पहले जो है हुकूमत खत्म कर देंगे, क्योंकि 1 अगस्त को जो है इनको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। वो तमाम चीजें जो IMF के कागज में इन्होंने एग्री किया है, अगर इन्होंने अपने हाथ से मजीद ऐलान किया तो इनको भी पता है कि ऑलरेडी इनकी इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल क्या है, तो वो मजीद खराब हो जाएगी। तो जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें जो है बदतरी आ रही है कहीं से, जैसे कहते हैं कोई अच्छी या मुनासिब खबर नहीं आ रही। उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि जो LNG था वो $40 पे चला गया, अब आलमी मार्केट में $10 पे आ गया। इनको जो है 1 साल के बाद पहली दफा सिर्फ एक कंपनी आई वो बेचने के लिए, उसने पता क्या रेट कोट किया? $22। सोचे $12 की चीज का $22 रेट कोट किया, यानी कि उनका एतमाद ही नहीं है कि ये जो है रकम पाकिस्तान को जो हम माल बेचेंगे मिल जाएगी। तो हर चीज जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो है उसमें जो है गैर यकीनी सूरत हाल है। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो पता नहीं कौन सी दुनिया में, या तो हम इस पाकिस्तान में नहीं रहते या वो एक कोई नए पाकिस्तान में आजकल घूम रहे हैं जहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें मुजम्मिल एक और चीज भी बताइएगा कि ये जो फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं क्या ये कंटिन्यू करेगी आगे भी, या अभी कोई सर्टेनिटी की जो बात हमें नजर आई थी मार्केट में कि मार्केट का कॉन्फिडेंस जी बहाल हो गया है और इस तरह की चीजें जो सारी हमें नजर आ रही थी वो क्या 1 दिन के लिए ही थी या 2 दिन के लिए, उसको वो कंटिन्यू कैसे करेंगे फिर चीजें? देखिए बात ये है ना कि अभी आपके पास वो मुझसे किसी ने सवाल पूछा था
कि ये जो हुकूमत वाले और खासतौर पे मीडिया भी काफी साथ दे रहा है उनका, और कह रहे हैं कि जी बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं, ये क्या चीज है? मैंने उन्हें कहा कि 2 साल से अगर कहीं पे बारिश ना हो ना, तो वहां पे अगर बूंदाबांदी भी हो जाए ना, तो वो बूंदाबांदी में भी लोग बड़े जोशीले हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो जी बूंदाबांदी तो ये जो IMF का बिल्कुल जो एक तो प्रोग्राम खत्म हुआ 9 महीने का मिला, वो एक हल्की सी बूंदाबांदी आई, उसमें लोगों ने जो है ना पता नहीं समझा कि पता नहीं कितना जमीन का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और क्या क्या कुछ हो जाएगा और हरियाली हरियाली हो जाएगी। वो पता चला कि घंटे 2 घंटे की बूंदाबांदी थी, फिर बारिश बंद हो गई। तो यही इस वक्त सूरत हाल है। जैसे मैंने आपको कहा कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और जो है उसमें पता नहीं जब आपकी बरामदात नीचे हो, तफसीलात नीचे हो, जो आपको उधार के पैसे मिल रहे हैं वो आपने वापस चुकाने हैं, वो आपके नहीं होने। तो क्या चीज ऐसी हुई है? तो ये हल्की सी बूंदाबांदी हुई, उसके बाद आप वापस असलियत पे आ गए, सख्त गर्मी और कड़कती धूप के नीचे। तो इस जो मिसाल है, इसका मतलब कहने का ये है कि जो हालात आप जो देख रही थी ईद से पहले, उसमें जो 2-4 दिन जो एक जैसे कहते हैं जो डॉलर घुमा और स्टॉक मार्केट वगैरह, वो अपनी जगह पे खड़े हो गई हैं सारी चीजें। अब आप देखिए आज कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में, और जाते जाते जो है अब ये जो हुकूमत है वो जो है अब तो इनकी बातें भी करप्शन की शुरू हो गई है सामने आना। आज भी जो है एक जगह जिक्र किया किसी ने कि जी 4 डीलें जो है अलग जो है, एक आज़रबाईजान से LNG की, उसमें जो है बहुत शकूक शुबात आ रहे हैं। एक जो कराची पोर्ट जो है दे दिए गए दुबई वालों को $50 मिलियन में 50 साल के, उसके बारे में बातें आ रही हैं। फिर एक जो है ईरान से LNG की कोई बात हुई है, वहां पे भी जो है कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई जिसे कहते हैं हाथ साफ हो रहा है। और आखिरी में ये जो कोई पोर्ट स्टोरेज ऑयल की है, वहां पे भी हो रहा है। इससे पहले आपने खुद सुन लिया कि वो KP हुकूमत में PDM के लोग ही आपस में लड़ रहे थे कि हमारे वजारत से कम, हमारी वजारत से कम। वो लोग तो सुन के हैरान हो गए कि वहां पे तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। ये तो सारे के सारे जो हैं इन्हीं के लोग निकल आए। तो अभी भी जो आप बात कर रही है इलेक्शन और ये जो केयर टेकर और ये वो, तो केयर टेकर अब अल्लाह खैर करे, अगर उसी तरह आने तो फिर हो गया काम हमारा। ओके चौधरी साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। चौधरी साहब, ये इस वक्त जो माशी सूरत हाल भी हम देख रहे हैं, क्या वाकई इस तरह के जो एनालिसिस हमारे पास आ रहे हैं इकोनॉमिक भी, ऐसा पॉसिबल है कि 31 जुलाई को जो है वो जाके वाइंड अप कर दी जाए गवर्नमेंट? क्योंकि अब IMF की जो कड़ी शराइत आ रही है वो हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो अपने सर पे ले। मोर ओवर जो बिजली के बिल्स का मामला है वो बहुत ज्यादा, जो देखें बात ये है कि ये जो मुजम्मिल असलम साहब हैं, जी इन्होंने कई बातें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी की हैं, जो उन्होंने निशानदेही की है वो बिल्कुल ठीक की है चीजों की। लेकिन जब इन्होंने कंक्लूड किया उसको आके, तो वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता जी। वो ये कि जी खुदा न खास्ता ये 30 तारीख से पहले ऐलान नहीं करेंगे और उसके बाद जो है वो हालात जो है छोड़ देंगे उसको, ऐसी बात नहीं है। जो असल सूरत हाल है वो ये है कि माशी हालत हमारी अच्छी वाकई ही नहीं है, मामला ठीक नहीं है। और जो अपना एक्सटेंड किया है जो टाइम, इसमें आपके पास पैसे देने को नहीं है। 600 मिलियन की जो बात हो रही है इसमें कोई शक नहीं है। मेरा इनसे ये सवाल है, अगर ये मुनासिब समझे मुझे देना, कि अगर ये सारी बातें चले जो है ना वो जो सूरत हाल इन्होंने बयान किया है भी वैसे ही, मैं भी तईद करता हूँ उसकी, लेकिन इसका हल ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जी अर्ली इंतखाबात करवा देते, भाई अर्ली इंतखाब होगा, इन्हीं लोगों ने जीत के आना है तकरीबन, और फिर ये लोग क्या करेंगे? अगर फर्ज किया कि इनके नजर में कोई PTI या कोई दूसरा रिप्लेसमेंट वो अच्छी है, तो उनको हमने 4 साल भुगत लिया, 4 वजीर खजाना हमने देख लिए, IMF के साथ किस तरह उन्होंने डील किया वो उनकी मैनेजमेंट देख ली। इसमें तो सूरत हाल पहले से कदरे बेहतर है। जो शागडार साहब और शहबाज साहब ने जो नेगोशिएशंस की हैं उसमें उन्होंने एतमाद को बिल्ड किया है, उन्होंने कहीं पे कंक्लूड किया है। पहले जो साबका हुकूमत थी उनको साथ तो कोई बैठने को तैयार ही नहीं था, और वो जो ना वो कैपेबल उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया। असद उमर की हालत जो थी वो भी पतली थी,
उसके बाद जो हफीज शेख आए वो भी वैसे के वैसे पतला थे। फिर उसके बाद तरीम साहब आए, उनकी भी हालत कोई सही नहीं थी। वो अजहर का बेटा था, वो अपना हमाद अजहर आया, उसको भी इबासवाए बातें करने के इनके पास कोई चीज नहीं है, सॉलिड कोई चीज जो है ना वो इनके पास करने को नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है वो वाकई गंभीर है। इसमें हमें एक दूसरे के साथ आप जो है ना वो ये माहिर माशियात जो हैं ये हमें बताएं, इनको इन लोगों को कोई मशवरा दें कि जी आप इस तरह नहीं, इस तरह डील करें, आपको डील करना नहीं आता। मामला जो है वो ये है कि ओवरऑल हमारे अखराजात ज्यादा हैं, और आप देख लें उसको जो पोर्ट दी है वहां पे, कराची पोर्ट दी है, वो इनका एतराज ये तो हो सकता है कि थोड़े पैसों में दे दी, लेकिन ये जो इस वक्त हमारे पास पोर्ट थी उसमें हम क्या गुलफशानी कर रहे थे। पहले हमारी जो जितनी भी हुकूमतें हैं इन्होंने क्या किया, हमें क्या सपोर्ट किया, मासवाए कुछ लोगों के जो पेट जो हैं वो भर जाते हैं, और जितनी हुकूमतें भी आए, भले वो किसी आमर की हो, डिक्टेटर की हो, किसी सियासी जमात की हो, किसी गैर सियासी की हो, किसी और केयर टेकर की हो, ये सारे के सारे आके बड़े बेरहम लोग हैं ये। इन लोगों को ज्यादा कोई नहीं, सियासतदान तो फिर भी कुछ बेहतर होता है, उसने दोबारा वोट्स के लिए अवाम के पास जाना होता है, लोग उसका गिरबान पकड़ते हैं, हाँ भी तो आना, तूने क्या किया 5 सालों में। लेकिन जो ये लोग जो आते हैं केयर टेकर्स और जो डिक्टेटर्स आते हैं, इनको पूछने वाला कौन होता है? कोई इनको पूछने वाला नहीं होता, कोई इनके पास हमारा पुरसाने हाल नहीं होता। तो सूरत हाल ये है कि बाहर सूरत ये हमारा मुल्क है, हम सबका, हमें मिल बैठना है, हमें इसको गंभीर। मुजम्मिल साहब, आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जो सवाल किया चौधरी साहब ने? मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। देखिए, बात यह है कि मैं तो सिंपल सी बात ये कहता हूँ चौधरी साहब से, चौधरी साहब बड़े मुनासिब शख्स लग रहे हैं, और चौधरी साहब की तरफ मैं ये कहूँगा कि चौधरी साहब ये जो 9 महीने से IMF प्रोग्राम जो लटक रहा था उल्टा, और सब जो है हुकूमत वाले भी उल्टे लटक गए थे कि मिल जाए, उसको जो है पाए तकमील में जो है ना वो जो है ना PTI ने पहुँचाया। IMF तारीख में 75 साल की पहली दफा जो है ना पाकिस्तान की किसी अपोजिशन से जाके मिली प्रोग्राम देने से पहले, और उसको हमने जो है इन द गुड फेथ मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए उस पर जो है हाँ की हामी की। और उसके बाद जो उसके बावजूद कमजोरी देखें आप, तो शहबाज शरीफ साहब सुबह से शाम तक आजकल 3-4 जो है ना वो पीते काटने की सेरेमनी में जा रहे हैं, कहीं लैपटॉप बांटते हैं, कहीं चेक बांटने जा रहे हैं, कहीं क्या बांटने जा रहे हैं, जैसे कि पता नहीं। अभी आपने खुद कहा कि अखराजात हमारे ज्यादा हैं और आमदनी कम है, और वो ऐसे जो है खर्चे और पैसे उड़ा रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है 15 दिन के बाद पाकिस्तान को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो उन्होंने अपनी तकरीर में भी कह दिया जितने वसाइल पाकिस्तान के हैं मैं जाने से पहले उनको खर्च करके जाऊँ। तो जब इस तरह की सोच हो तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ते। और ये जो है हम आंगी के एक बड़ी अच्छी कोशिश हुई थी और हमने तो मुल्क की खातिर किया था, तो लेकिन ये 2 दिन से 3 दिन से अजीब जहर उगल रहे हैं वापस से, जो यूं हो गया हमने यूं बचा लिया। आपके सामने अभी मैंने जैसे जिक्र खैर किया, अभी IMF का तफसीली जायजा आ गया है। कल सुबह तक अखबारों तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इन्होंने क्या नेगोशिएट करना है। इनको तो 29 तारीख तक यही नहीं पता था कि पाकिस्तान को प्रोग्राम मिलना है कि नहीं मिलना, और खुद इन दोनों ने, सागदार साहब ने और जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि अगर 31 तारीख को प्रोग्राम ना मिले तो जो आपने बजट में IMF के कहने पे टैक्सेस वगैरह लगाए आप वापस कर लीजिए। तो इससे अंदाजा लगाएं कि कितना खुद ये गैर यकीनी सूरत हाल में थे और क्या इन्होंने काम करना है। और खुद इन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि जो IMF कह रहा कर दो। तो जो आदमी अपनी लीडर या वजीर आजम क्या होता है, वो नुमाइंदगी करता है अपने मुल्क के लिए लड़ता है, उनके लिए डील लाता है, कंसेशन लाता है। ये क्या लेकर आए? मुझे एक बात बताए ना, आंखें बंद करके साइन कर दिए इन्होंने हर चीज पे। और फिर अगर यही करना था तो 9 महीने क्यों किया ऐसा? 9 महीने आपने जो है पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया, आपने ज़खायर खाली करा दिए,
आपने जो है गैर यकीनी सूरत हाल कर दी, मईशत को अमली तौर पर बंद कर दिया, इम्पोर्ट बंद करा दी, तो इसका फायदा किसको हुआ? आपने माफिया को फायदा पहुंचा दिया। जो माफिया बड़े बड़े कारोबारी थे, जिनके माल पड़े थे, स्टॉक पड़े थे, डबल ट्रिपल रेट हो गए। चाहे लोहा हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे केमिकल हो, चाहे गाड़ियां हो, आपने उनकी जो खाने का तेल हो, दुनिया में पिछले 1 साल में 40% जो है जो अशरे की कीमतें गिर गई और पाकिस्तान में 38% बढ़ गई उनका। तो ये कोई अच्छा काम किया, इसको आप गवर्नेंस कहेंगे? तो सवाल देखिए, अभी बात पाकिस्तान की हो रही है, अभी सियासी जमातों को आप कर दें पीछे, किसने क्या करना है वो इलेक्शन में। अभी आपने कहा कि जीत के तो यही आ रहे हैं, देखें अगर इतना भरोसा था ना तो वो मई में इलेक्शन करा लेते। अब भी मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो वो आवाम को फैसला करने दें। आप कैसे फैसला कर सकते हैं पहले, क्योंकि ये जीत कर आ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पता लग जाएगा, वक्त पे छोड़ दें। अभी फैसला ये करें कि जी करना क्या है, मुल्क के लिए अच्छा करना है या अपने इलेक्शन के लिए जो उनसे सीधे काम करना है। ठीक हो गया। चले, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, यहाँ पे मैं कमर्शियल ब्रेक है उस पर भी मुझे जाना है, फिर उसके बाद मैं वापस आके चॉइस साहब आपसे भी जवाब ले देती हूँ इस बात का जो मुज़म्मिल साहब ने बात की है। तो वी गोइंग फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हुई थी, थोड़ी मईशत की तरफ चले गए थे। चौधरी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। मुज़म्मिल साहब ने जो बात की आपने भी सुना, जो अभी तक हमारे पास सारे हालात है, और बिल्कुल आपने तो एक्सेप्ट भी किया इस बात को कि जी माशी मामलात बड़े गंभीर भी हैं, वो तो गंभीर है, लेकिन जो अभी खासतौर पे बिजली के बिल के हवाले से भी हम देख रहे हैं और यूनिट्स का भी मामला है, वो भी बड़ा परेशान कुन है। लोग उससे भी बड़े परेशान हैं पूरे पाकिस्तान में। चॉइस साहब को आवाज आ रही है? चॉइस साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज नहीं आ रही क्योंकि जी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आप कंसर्न्ड पर्सन जो है ना, वो आप सद्दक मलिक से पूछें उसको क्या कर रहा है ये, वो उनको ले लाइन पे और उनसे पूछें। लेकिन चॉइस साहब ओवरऑल तो आप देख रहे हैं ना, आप भी हल्के में जाते। ओवरऑल आपके सामने है। 4 साल इमरान खान ने हमें रुलाया और जो 24 रुपए से कीमतें कहाँ की कहाँ ले गया, और अब इन बिजली के मामले में कोई भी नहीं कर रहा। बात बुनियादी तौर पे ये चोरी जो है उसको रोकने में नाकाम है। जो लोग बिल नहीं देते वहां पे कोई एक्शन लेने से नाकाम है। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनकी मराहत की तरफ कोई नहीं देखता, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। जो लोग मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक आम उनके जो जितना वापदा का मुलाजम है ना, उसमें हर घर में 2-2, 4-4, 6-6 एसी लगे हुए हैं और वो बिल भी नहीं देते। उसकी तरफ कोई नहीं, जो बुनियादी मसला है उसको हल करने की तरफ कोई नहीं आता, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आने नहीं देते। जो माहिर माशियात हैं वो इस तरफ कोई एक लफ्ज भी नहीं कहते, सिर्फ हुकूमतों को बुरा कह लिया। और मुजम्मिल भाई जो है ना, ये बड़े अच्छे बंदे हैं, जबरदस्त आदमी है, लेकिन आपने माहिर माशियात लिखा हुआ है तो उनकी जमात का नाम भी आगे पीटीआई भी लिख दें कि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो वो भी इसमें लिख दें आप। सही हो गया। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा चॉइस साहब, लेकिन ये कितना प्रॉब्लमेटिक होगा ये जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, आगे आइंदा आम इंतखाबात में जब लोग हलकों में जाएंगे तो कितना प्रॉब्लम फेस करेंगे? नहीं, हम तो हलकों में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ओके। और जो असल सूरत हाल है आम पाकिस्तानी को भी पता है कि मसले मसाइल जो हैं इसके साथ ही हमने सर्वाइव करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। जो इन्होंने खदशात का इजहार किया वो बिल्कुल दुरुस्त है और कंट्रोल होने चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ना पहले अच्छी थी ना अब अच्छी है, यानी वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंट्रोल होनी चाहिए। और जो ये हम सोच रहे थे कि अभी इसके साथ साइन करने के बाद, IMF के साथ साइन करने के बाद मामला ठीक हो जाएंगे, वो अभी भी मामला मेरी नज़र में इतने अच्छे नहीं हैं। और रह गई बात PTI की 4 साल की हुकूमत की, उन्होंने बहुत खराब किए
और जो भाई ने तासर देने की कोशिश की है कि जी वो उसकी वजह से अपना पीटीआई की वजह से आखिर में आके उन्होंने कोई अप्रूवल दे दिया, वो भी 100% गलत बात है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो साइन हो गए थे, उनको भी बता दिया तो बंदे से पुत्र बढ़ो, अगर इलेक्शन लड़ना है, कल कलाम को सियासत में आना है तो हर जगह पे मैना मानू वाली पॉलिसी नहीं चल सकती। जो कौमी पॉलिसी है उसमें इनके दो जो वजीर खजाना थे केपी के और पंजाब के, उन्होंने तो खत लिखा था उनको कि हम जो है, और ये जो तरीन शौकत तरीन है उन्होंने ये खत लिखवाया था, वो आपके सामने वो कार जो थी वो लीक भी हो गई थी, उन्होंने खत लिखवाया था कि मौजूदा हुकूमत के साथ डील ना करें। तो ये इनकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब ये 9 मई के बाद जो उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है उसका हिसाब जो है हम समझते हैं होना चाहिए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने वाकई जुर्म किया है वो बचने नहीं चाहिए किस सूरत में, और वो जो प्लानर जो हैं वो भी और जो सहूलतकार हैं वो भी, और जो अभी तक उनके साथ लगे हुए हैं उनको भी जो ना वो सबक सिखाना चाहिए। और ये आवाम में तो बहुत ज्यादा नाराजगी है इनके साथ, ये आवाम में आके अपनी कंपेन कर ही नहीं सकते। या आवाम में आएंगे कंपेन करेंगे पीटीआई के लोग और कहेंगे हम पीटीआई की तरफ से है, तो लोग आवाम जो है इनको जूते मारेंगे, आप फिक्र नहीं करें। और हम जो है इंशाअल्लाह करेंगे, हम बड़ी 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 जुर्रत और बहादुरी के साथ, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ है। हम हमारे नजदीक कोई पार्टी नहीं है, पाकिस्तान जो है सब कुछ है, पाकिस्तान है तो हम हैं। कोई पार्टी जो है उसकी अहमियत नहीं है, कोई लीडर जो है उसकी वहां तक नहीं जाते। आज तक हमारे लीडर ने तो कभी इनको नहीं हमें नहीं कहा कि जाओ जाके जीएसक्यू पे हमला कर दो। हमारे लीडर ने तो कभी नहीं कहा कि आओ बच्चों आके मुझे बताओ। हमारे लीडर ने कभी नहीं कहा कि औरतों को जमा करके अपने अपने गिर्द मुझे बचाओ। हमारे लीडर ने कभी जो है वो कंटोप नहीं पहने, ये बाल्टियां उल्टी सीधी पहनी। उन्होंने बहादुरी के साथ जो है ना वो फेस किया अदालतों को, और 200 से ज्यादा इंसाफ अदालत की पेशियां भुगती हैं। अब तो बड़ी अच्छी अकल ठिकाने आ गई है, अब जा रहा है, पहले जा रहा होता तो अच्छा नहीं था, अदालत में जाता। और अब जो सहूलतकारी हो रही है उसके लिए उसकी भी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। ठीक हो गया। जिस बंदे ने अगर जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और इस समाज के लोगों ने जुर्म किया है, इनको सजा मिलनी चाहिए इनको। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। मैं जरा अपने दूसरे मेहमान की तरफ भी जाऊंगी। ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार है। सर आपको खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम में। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। सर आज जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया होता है जी पेशावर के इलाके हयाताबाद में एफसी पर खुदकुश हमला हुआ है, मैं चाहूंगी कि इस पे थोड़ी सी हम बात कर लें। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होती है और उस पर भी जिक्र हुआ टीटीपी के ठिकानों के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और कल ही ये इंडिकेशंस भी आई कि जी कंसर्न्स उस हवाले से, और आज ये वाकया हो जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी इसमें आई थिंक अगर पिछले 2-3 महीने का पैटर्न देख लें तो कुछ चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर 1 जो है इसमें पाकिस्तान मिलिट्री को और आईएसआई को काफी कामयाबियां हासिल हुई थी अक्रॉस द बोर्ड, जो है केपी में और बलूचिस्तान में। और जो कुछ सब नेशनल ग्रुप है उनके लिए गुलजार इमाम शम्मे ने अपना हवाले किया अपने आप को, और बड़ी अच्छी एक फिजा पैदा हो रही है। उसके अलावा जो है रीजन में भी एक पाकिस्तान ईरान, इससे पाकिस्तान ईरान सऊदी अरेबिया एक नया जो है आप कह लें एक सिस्टम बन रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में। इस दौरान जो है अपना जो टीटीपी है उसकी एक्टिविटीज बढ़ी हैं, उसमें केपी में भी उन्होंने अटैक किए हैं, इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी। और उनके जो ताने बाने हैं फिर जब चेक किया गया तो जो बॉर्डरिंग इनकी 3-4 सूबे हैं अफगानिस्तान के, उनसे मिलते हैं। ऊपर नंगरहार है, इस पक्तिया है, पक्तिका है, टॉप पे इस कुन्नड़ है। तो यहाँ पे इनके कुछ टेररिस्ट पहले मारे भी गए थे जो स्पेसिफिक टीटीपी वाले हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से जो पहले आई थिंक वजीर खारजा ने भी इसको जो है हाईलाइट किया, वजीर दफा ने हाईलाइट किया कि जिस चीज को चेक करने की जरूरत है। उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अंडर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि जी अगर आप देखें तो द काइंड ऑफ हेल्प पाकिस्तान इज एक्सटेंडेड। अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर इस तरह हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान ने अपने बहन भाई समझ के उनको पनाह दी हुई है। और उसके अलावा अफगानिस्तान की जितनी फूड सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान पे डिपेंड करती है। देन इज जो डिप्लोमेटिकली टोटली आइसोलेटेड है तो पाकिस्तान इनका केस लेके डरता है।
और इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हमने बैठ के लेट्स से ये दहशतगर्दी को बर्दाश्त करना है तो उसकी एक लिमिट है, एंड आई थिंक दैट हैज बीन डिफाइंड। और उनको कम्युनिकेट किया गया जी कि इन केस इट कंटिन्यूज तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे टू टेक एक्सट्रीम एक्शन इवन अक्रॉस द बॉर्डर। तो बीच में ये स्नीक अटैक भी मेरे ख्याल जो टीटीपी है अभी इंसाइट करने की कोशिश करेगी, जो वेज क्रिएट हो रहा है इसको एक्सपैंड करेगी। और ये जो धमाका था या खुदकुश अटैक था ऑन एफसी व्हीकल, ये उसी का आई थिंक इज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन इंशाल्लाह अभी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, दहशतगर्दी के लिए बड़ी कुर्बानियां ली है फौज ने भी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, तो इसको प्रॉपर तरीके से निपटा जाएगा, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर हो या बाहर हो। राइट सर, इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, अभी जैसे कि जो आर्मी चीफ हैं वो ईरान से भी वापस आए हैं और उसके बाद वहाँ पे भी काफ़ी सारी डिस्कशन रही, और ख़ासतौर पे भी जैसे हमने अफगानिस्तान के हवाले से अभी आपने हाईलाइट किया, और हम देख रहे हैं कि हमेशा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फोर्थ कमिंग रहा है अफगानिस्तान के लोगों को। यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ लोग को पनाहें भी दी हुई हैं और वो हैं यहाँ पे और एक अरसे से हैं, बल्कि अब तो उनकी नस्लें भी यहाँ परवान चढ़ी और बहुत अच्छे से हमने उनको को टेक केयर भी किया, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ से जिस तरह की डिस्टर्बेंस है कंटिन्यूसली, हालांकि बार बार उसको हाईलाइट भी किया गया, उनको बताया भी गया, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ एक रुक नहीं रही उस तरह से, या वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो कि अवेटेड है। तो उस सिनेरियो में क्या पॉलिसी कुछ अब आगे मजीद हम चेंज कर सकते हैं, या बात हमारी क्या होगी कि वहाँ से जो हमारे पास कंसर्न्स है ख़ास तौर पे और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको फिलफौर देखा जाए? जी, अफगानिस्तान की जो इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट को आई थिंक ऑलमोस्ट अभी 2 साल भी होने वाले हैं जी, और उसमें एक्सपेक्टेड था कि इनकी रेट ऑफ द स्टेट है, चाहे वो पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, इस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसमें आएगी। एक उसमें कमी बेशी है कि फुल्ली दे आर नॉट ऑन ग्राउंड। कुछ सिंपथाइजर्स भी हैं, ऐसा नहीं है, जिस तरह अभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट दिया जी कि आप प्रूफ दें, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टीटीपी का कोई वजूद ही नहीं है। तो आई थिंक दैट इज मतलब ये बिल्कुल आई वुड से कि ओपनली एक इंटेलिजेंस जो कॉमन इंटेलिजेंस को चैलेंज करने वाली बात है। जब सारे ताने बाने वहां मिलते, आई एम श्योर भी एविडेंस शेयर भी किया जाएगा। अगर उन्होंने कहा जी कि एविडेंस है तो एविडेंस शेयर किया जाएगा, और उसमें इसका मतलब है कि जो टीटीपी के बारे में कुछ सिंपैथी है, कुछ फैक्शन में रहती है। इसी तरीके से भी जो रिसर्च एनालिसिस में इंडिया दोबारा इंग्रेस गेन कर रहा है, कुछ आई एम श्योर उन्होंने कोई फाइनेंशियल एड की बात की है और कोई गंदम शंदम दी है, तो इस माने भी वो उनके सेल भी एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर तालिबान गवर्नमेंट समझती है जी कि ये वाला लीवरेज पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो सकता है टू ड्रॉ लेट्स से सम कंसेशन, ये बड़ी आई थिंक अनफॉर्चुनेट चीज होगी। दे शुड रियलाइज कि हमने वॉलंटरली बड़ा कुछ किया है। कौन सा मुल्क है, अगर आप सस्टेन्ड देखें जो है लेट्स से कीपिंग रेफ्यूजीज, यानी अगर आप 1979 से शुरू करें 1980 से और अभी तक, तो आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तान के वो 5 मिलियन रेफ्यूजीज भी रहे हैं अफगानिस्तान के, जब जंजिया थे, जब बहुत ज्यादा जोडस हुआ वहां से। तो इसका मतलब है कि 3 to 5 मिलियन अफगान जो है वो पिछले 45 ईयर से पाकिस्तानी सॉइल पे मौजूद रहे किसी न किसी फॉर्म में, और ट्रांजिट भी होता रहा। तो इसका मतलब है कि ये सस्टेन्ड रेफ्यूजी जो लेट्स से आप कह लें उसका हमने बोझ उठाया हुआ है, ये किसी मुल्क ने नहीं किया, दुनिया की कोई मिसाल नहीं है। फिर आ जाते हैं जो फैसिलिटीज हैं, 3 लाख अफगान हर महीने क्रॉस करता है बॉर्डर, और इधर जॉब्स या ट्रेड के लिए या इलाज के लिए आते हैं। खवातीन का स्पेशली जो है उसमें या क्वेटा में होता है, पेशावर के हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान में मेडिकल सिस्टम उस तरह ऑन ग्राउंड नहीं है। फिर 75,000 अफगान किड्स आर बॉर्न ऑन पाकिस्तानी सॉइल एवरी ईयर, और वो समझने के पाकिस्तानी शहरी ही बन जाते हैं टेक्निकली जब वो यहाँ पैदा होते हैं। तो इसके अलावा फिर मैंने बात की जो डिप्लोमेसी है, फूड सिक्योरिटी, कोविड में पूरे दरवाजे खोल दिए गए थे डिस्पाइट के तमाम मुल्कों ने बंद किए हुए थे दरवाजे के, नहीं एज फर एज अफगानिस्तान कंसर्न वो हमारे भाई, और हम समझते हैं कि वी आर ट्विंस, हम जुड़वा भाई हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि फिर जो है एक भाई जो है दूसरे को फिर कोर्स करे। तो आई एम श्योर इस चीज को कम्युनिकेट किया गया होगा, और अभी जो मीडिया पे डिस्कोर्स हुआ इसका भी यही मकसद है कि अफगान अवाम को भी और उनकी लीडरशिप को ये कम्युनिकेट किया जाए कि बरादराना ताल्लुकात का मतलब ये नहीं है कि कोई फ्रिंज एलिमेंट्स जो है उनमें से सपोर्ट को, तो उनको चेक करने की जरूरत है। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से अभी कम्युनिकेट हो रहा है उनको समझ भी आ जाएगी, बिकॉज दोनों मुल्कों का जो है सिक्योरिटी सर्वाइवल ये इकट्ठा ही है।
फिर इस तरीके से ईरान के साथ हमारा अभी बड़ा अच्छा जो है ट्रेड और सिक्योरिटी पे भी, बल्कि आई थिंक ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड के जो कमांडर उन्होंने कहा था जी कि वी डोंट सी इट एज अ बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी बट अ बाउंड्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रदरहुड। तो इधर से भी इसी तरीके का रिस्पॉन्स आया। फिर सऊदीया ईरान का बड़ा अच्छा आई थिंक एक रिश्ता कायम हो रहा है। तो इन आई थिंक इन डेवलपमेंट्स की वजह से भी कुछ हॉस्टाइल एजेंसीज भी शायद चाहेंगी कि ये रीजन डिस्टेबलाइज रहे, लेकिन ये आई थिंक कुछ अर्से के लिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट आई थिंक मिलिट्री विल रोल बैक ऑल दी टेरर नेटवर्क्स। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हमारे साथ मौजूद थे, जी रिफाई तज्जियाकार, और जो इस वक्त रीजन में पूरी जो खत्ते की सूरत हाल है और टेररिज्म के हवाले से जो खदशात और कंसर्न हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर ब्रीफली बता रहे थे। ख़ास तौर पर जो अभी हालिया आज जो ये हयाताबाद पेशावर में जिस तरह से अटैक हुआ है और जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव में, एंड ऑफ कोर्स जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट होती है उसकी बुनियाद पे भी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से जी इसी ज़मन में पता चल रही होती हैं कि रीजन में स्टेबिलिटी को डीस्टेबलाइज़ करने के लिए किस तरह से जो मुख्तलिफ हमारे दोस्त ममालिक के अलावा जो दुश्मन ममालिक हैं उनको वो किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं, और कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये चैलेंज है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे ख़त्ते में जो है इस्तेहकाम आए, स्टेबिलिटी आए, मजबूती आए और एक जो है वो अच्छा प्रॉस्पर करे, क्योंकि डेफिनेट सी बात है अगर ये चीज़ें अच्छी बेहतर तरीके से चलेंगी सऊदीया, ईरान और फिर चाइना के साथ एवरी एस्पेक्ट, तो वो दुश्मनों को डेफिनेट सी बात है कि खटकती है बात। बहरहाल वी होप फॉर अ बेस्ट कि जी अच्छा हो आगे, और इस तरह के जो टेररिज्म के हवाले से जो खदशात हैं और जो टेररिस्ट अटैक्स हैं जो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं और जिस दहशतगर्दी से पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं, उससे पाकिस्तान के अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए और हिफाजत रखे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।